नमस्कार, नेशनलिस्ट व्यू के इस ताजा एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम एक दिलचस्प चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा जिस विषय पर करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको अपने जो मेहमान हैं उनसे मिलाना चाहूंगा। हमारे साथ हैं स्वदेश समूह, जो समाचार पत्र समूह है, स्वदेश समाचार पत्र समूह के ग्रुप एडिटर श्री अतुल तारे जी। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार अरुण जी। और आज अतुल जी के साथ हम चर्चा करेंगे स्वदेश समाचार पत्र के बारे में और स्वदेश समाचार पत्र के संदर्भ में राष्ट्रीय पत्रकारिता के विषय में भी। हम जो लोग नहीं जानते हैं, जो दर्शक नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि स्वदेश की स्थापना, स्वदेश एक दैनिक हिंदी समाचार पत्र है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो अब नहीं है हमारे बीच, श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी स्वदेश के संपादक रहे हैं। इसके अलावा कई गणमान्य व्यक्ति इसके संपादक रहे हैं। और स्वदेश की भूमिका और स्वदेश का योगदान इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि पत्रकारिता में राष्ट्रीय मूल्यों के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए स्वदेश ने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आज इस समाचार पत्र के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और इसी चर्चा के माध्यम से राष्ट्रीय पत्रकारिता या पत्रकारिता में राष्ट्रीय मूल्य और समसामयिक संदर्भों में उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, इस विषय पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक बार फिर अतुल जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप अतुल जी अपने बारे में थोड़ा सा जो है जानकारी दें, कैसे आपका स्वदेश समूह के साथ जुड़ना हुआ और कब से आपने जो है वो ग्रुप एडिटर का दायित्व संभाला। मेरे को अपने बारे में बताने जैसा मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। बस ये है कि मैंने 1986 में ग्रेजुएशन किया था और इस समय जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य भारत प्रांत के माननीय प्रांत कार्यवाह हैं यशवंत जी इंदापुरकर। यशवंत जी इंदापुरकर मेरे मार्गदर्शक भी प्रारंभ से लेकर आज दिनांक तक वही हैं। तो उन्होंने सहज में मेरे से पूछा था, मैं ग्रेजुएशन कर चुका था, तो उन्होंने कहा कि स्वदेश में काम करना चाहोगे क्या। तब तक मैं अरुण जी आपको बताऊं कि मैं स्वदेश का नियमित पाठक तो बचपन से था, पर स्वदेश कार्यालय में मेरा आना कभी नहीं हुआ। और मेरी जीवन की दिशा अब पत्रकारिता की ओर जा सकती है या जाएगी, ऐसा भी मेरे मन में कोई कल्पना नहीं थी। पर चूंकि जैसा कि मैंने कहा कि यशवंत जी ने कहा, तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ स्वदेश। तो मैं उनके साथ उन्हीं की स्कूटर पर स्वदेश कार्यालय आया। मैंने कलम पकड़ना स्वदेश से ही सीखा। और वैसे भी स्वदेश एक पत्रकारिता की नर्सरी है, विश्वविद्यालय है। और 1986 से आज 2021 है। इस बीच ये अवश्य रहा कि मन में ये बात न रहे, क्योंकि मैं लगभग 1 साल के अंदर ये तय कर चुका था कि अब पत्रकार ही रहना है और इसी को अपना भविष्य बनाना है और साथ में स्वदेश में ही काम करना है। ये भी एक संकल्प मन में कहीं ना कहीं आकार ले रहा था। और साथ में यह भी था कि कभी उत्तरार्ध में या आगे चलकर ऐसा स्वयं को भी ना लगे कि शायद कहीं और अपना चयन नहीं हुआ इसलिए तो स्वदेश में नहीं। तो उसी दरमियान मैंने नई दुनिया में अप्लाई किया था। उस समय नई दुनिया मध्य प्रदेश का, और आज भी, अब तो वो जागरण समूह के साथ है, एक बहुत प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक रहा है। तो उसमें मैंने आवेदन दिया, रिटर्न टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ और सौभाग्य से सिलेक्शन भी हो गया था। और मजे की बात यह है कि उस समय जब यहाँ हमारी तनख्वाह 1988 की बात है, लगभग 87-88, 150-200 रुपए थी, तब उन्होंने 800-900 रुपए कहा था नई दुनिया में। तो लेकिन खैर वो जाना नहीं था, सिर्फ एक अपने पास ये रहे कि अपन कहीं गए या नहीं गए। तो वो नई दुनिया का इतना एक छोटा सा अंतराल था कि मैं किसी और समाचार पत्र में मैंने अप्लाई किया। यानी पहली बार और आखिरी बार मेरा जो बायोडाटा बनाने का जो काम है, वो पहला और आखिरी वो नई दुनिया के लिए था। और उस दिनांक से आज 2021 तक मैं यहाँ समूह संपादक हूँ। इसके पहले मैं 1992 में हमारा एक गुना एडिशन, उसमें स्थानीय संपादक के रूप में गया था। और फिर 2010 में ग्वालियर आया और उस समय मेरा समूह प्रबंध संपादक के रूप में मैंने काम देखना शुरू किया। और 2012 से मैं ग्वालियर समूह का
समूह संपादक के दायित्व रूप में काम देख रहे हैं। तो अभी कितने संस्करण स्वदेश के जो है वो निकलते हैं? स्वदेश के वर्तमान में 8 संस्करण हैं स्वदेश ग्वालियर समूह। मध्य प्रदेश में 5 हैं, ग्वालियर, गुना, भोपाल, रीवा और सतना। और उत्तर प्रदेश में झांसी, आगरा और लखनऊ। लखनऊ अभी हमने हाल ही में लगभग 6 महीने पहले प्रारंभ किया है। तो राष्ट्रीय पत्रकारिता में या हम अगर इसके इतिहास में जाएं तो कुछ स्वदेश के इतिहास में कुछ जो है बहुत से दिलचस्प किस्से और कहानियां हैं, और खासकर जो है पत्रकारिता की का जो दौर था उस समय जो है 40 के दशक का, 50, 60, 70 के दशक तक, बल्कि काफी हद तक आप कह सकते हैं कि 80 के दशक तक भी सामान्य पत्रकारिता के लिए स्वदेश और ऐसे पत्रकार, ऐसे जो समाचार पत्र हैं उनके लिए तो अभी भी वही दौर जो है वो चल रहा है पत्रकारिता के मूल्यों की जहां तक बात है। लेकिन वाजपेयी जी कैसे आए, और इसके अलावा जो है जो मामा जी के नाम से जो है विख्यात रहे, कैसे इसकी स्थापना हुई, तो इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी। बहुत अच्छा प्रश्न किया अरुण जी आपने। दरअसल हम सब जानते हैं कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई और संघ का विचार भी धीरे धीरे राष्ट्रीय फलक पर स्थापित हो ही रहा था। परंतु यह ध्यान में आ रहा था कि जो अराष्ट्रीय विचार हैं या उनकी जो फोर्सेस हैं वो इन विचारों को कहीं भी स्थान नहीं देती थी, और स्थान देना तो बहुत दूर की बात है, उनके प्रति उनकी दृष्टि बेहद नकारात्मक थी। मुझे लगता है कि इसी की पृष्ठभूमि में ऐसा विचार उस समय 1948 के समय आया कि हमारे अपने भी समाचार पत्र होने चाहिए। तो लखनऊ में एक साथ राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और स्वदेश, इन तीनों की स्थापना एक साथ होती है। और ये स्वदेश का प्रकाशन वहां कुछ समय ही प्रारंभ हुआ और फिर वो स्थगित यूं हुआ कि दुर्भाग्य से महात्मा गांधी की हत्या हुई और इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा। तो इस प्रतिबंध के चलते वो सारे प्रकाशन भी स्थगित हुए और राष्ट्र धर्म का प्रकाशन तो लखनऊ में कालांतर में प्रारंभ हो गया और पांचजन्य ग्वालियर लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरित हो गया योजना। लेकिन कहीं ना कहीं बीज रूप में स्वदेश बराबर बना रहा कि स्वदेश का प्रकाशन प्रारंभ तो हुआ लेकिन वो फिर स्थायी नहीं हो पाया। फिर 1966 में जब परम पूजनीय सुदर्शन जी मध्य भारत प्रांत, यानी उस समय मध्य भारत प्रांत से आशय ये अपना, आज तो इसके 3 प्रांत हो जाते हैं, मालवा और मध्य भारत और महाकौशल, उस समय मध्य भारत प्रांत के वो प्रांत प्रचारक थे। तो 1966 में इंदौर से रेवा प्रकाशन के माध्यम से, रेवा प्रकाशन एक कंपनी बनी और पब्लिक लिमिटेड बनी। और आपको ये सुनकर सुखद आश्चर्य होगा कि पूरे मध्य प्रदेश से उस समय सभी लोगों ने तब 10-10 रुपए के अंश पूंजी एकत्रित करके, 10-10 रुपए की अंश पूंजी एकत्रित करके रेवा प्रकाशन एक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी और उसके माध्यम से इंदौर में स्वदेश का 1966 विजयादशमी में स्वदेश की यात्रा फिर एक बार प्रारंभ होती। और जो आपने राष्ट्रीय पत्रकारिता और उसका विषय जो आपने छेड़ा, तो निश्चित रूप से 1966 में भी कोई बहुत ज्यादा बदला नहीं था। अपनी जो छद्म धर्मनिरपेक्षता है उसको लेकर ही एक आग्रह और राष्ट्रीय विचारों के प्रति नकारात्मक दृष्टि तत्कालीन जो मीडिया युग था या उस समय के जो समाचार पत्र थे उनका इन विचारों के प्रति कोई आग्रह तो बहुत ही कम, दुराग्रह और अधिक। लेकिन स्वदेश ने उस समय अपनी विचारधारा तो प्रारंभ से ही उस विचार को लेकर वो अखंड रहा और स्वदेश के स्थापना के तुरंत बाद ही देश भर में एक गौरक्षा आंदोलन प्रारंभ हुआ था और उस गौरक्षा आंदोलन में नई दिल्ली में साधु संतों पर गोलियां चलाई गई। ये ठीक वैसा ही था दुर्भाग्यपूर्ण घटना जैसी कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में किया। और उस समय के समाचार पत्र अगर आज आर्काइव में देखे जाएं तो सभी लोगों ने उन साधु संतों का जो एक जन जागरण का अभियान था गौरक्षा के लिए, गौरक्षा, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, इसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे,
लेकिन तत्कालीन उस समय के संपादक, पत्रकार, साहित्यकार, चिंतक जो भी हैं, उन्होंने इसको सांप्रदायिक स्वरूप दिया और गौरक्षा आंदोलन के औचित्य और उनके साधु संतों के प्रदर्शन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए। लेकिन एकमात्र स्वदेश उस समय अखबार समाचार पत्र था जिसमें उन्होंने इस गौरक्षा आंदोलन का समर्थन किया और साधु संतों पर जो निरंकुश व्यवहार सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने किया था, उसका विरोध किया। आज जब हम 2021 में खड़े हैं, तो निश्चित रूप से स्वदेश जिन विचारों को लेकर चला, आज 2021 में अगर गोरक्षकों पर या गो हत्या नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर तमाम सरकारें अपना विधेयक और कानून ला चुकी। स्वदेश जिन विचारों को लेकर 1966 में प्रारंभ हुआ और आज इन राष्ट्रीय विचारों को स्थान वो समाचार पत्र भी देने लगे हैं जो पहले कभी इन विचारों को बहुत अस्पृश्य मानते थे। तो समाज में जो एक वातावरण बना है धीरे धीरे, तो मैं निश्चित रूप से ये मानता हूं कि उसमें स्वदेश या स्वदेश जैसे अन्य राष्ट्रीय विचार के समाचार पत्रों का बड़ा महती योगदान रहा है, क्योंकि इन्होंने ही अपनी सतत साधना से, सतत वैचारिक अधिष्ठान से समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन किया, जिसका आज हम वैश्विक परिवर्तन, भारत के संदर्भ में भारत को भारत की दृष्टि से देखने का जो एक अभियान है, एक संकल्प है, धीरे धीरे आकार ले रहा है। तो ये मैं स्वदेश की एक बड़ी भूमिका समझता हूँ। देखिए, अभी तो दुर्भाग्यवश पिछले करीबन 2-3 दशक से संपादक नाम की संस्था का जो है वो, जिसको हम सो कॉल्ड मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं, उसके अंदर जिसको कहते हैं कि पूरी तरह से जो है वो अस्तित्व ही एक तरीके से गायब हो गया है। सिर्फ कागजी संपादक बहुत सारी जगहों पर रह गए हैं। ऐसा नहीं कि सब जगहों पर ऐसा है ना, लेकिन बहुत एक ट्रेंड है कि ब्रांड मैनेजर्स जो हैं वो संपादकीय जो दशा है सारा उसको ड्राइव करते हैं। मैं इसके सही या गलत ये तो हमारे दर्शक जो है और जो पाठक है समाचार पत्रों के वो तय करेंगे, तो मैं इस पे कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दूंगा। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी ये लगता है कि ये एक बड़ा चिंता का विषय है। तो किसी भी अखबार को बनाने में संपादक की एक अहम भूमिका रहती है। और तो अतुल जी, आप थोड़ा सा हमें अगर जानकारी दे सकें कुछ आपसे पूर्व के जो संपादक रहे जिन्होंने स्वदेश को, जो आज स्वदेश एक जिस प्रतिष्ठित स्थान पर खड़ा है, जब आपने टेक ओवर किया ग्रुप एडिटर तब से, तो उससे पहले कुछ ऐसे संपादक और कोई ऐसी कोई अगर दिलचस्प किस्सा या घटना आपके ध्यान में? निश्चित रूप से स्वदेश को हमेशा से ही एक तपस्वी और ऋषि तुल्य पत्रकारों का संपादक के रूप में, वरिष्ठ मार्गदर्शक के रूप में सानिध्य मिला है। और उसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है, श्रद्धेय माणिकचंद वाजपेयी जी, और अभी हाल ही में उनका जन्म शताब्दी समारोह भी आयोजित हुआ और उसमें समापन के अवसर पर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी भी दिल्ली में उपस्थित थे। और कोरोना काल के बावजूद, यानी ये तारीख तय की गई थी, उस समय कोरोना की विभीषिका सामने नहीं थी। और 7 अक्टूबर गत वर्ष, यानी कोरोना के समय कि 7 अक्टूबर को उनका ये शताब्दी समारोह है, उसका समापन समारोह होगा और परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने उसके लिए अपना समय भी दे दिया था। और इस बीच सभी कार्यक्रम जो भी हो रहे थे वर्चुअल ही हो रहे थे, लेकिन 7 अक्टूबर के समय तक कोरोना, यानी पिछले समय, लगभग समाप्ति की ओर था। पहला दौर समाप्त हो चुका था और धीरे धीरे कार्यक्रम फिजिकली भी होने लगे। तो स्वयं परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने भी आग्रह किया कि इसको कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करते हुए एक छोटा सा ही समारोह दिल्ली में आयोजित किया जाए, और वो आए और एक भव्य कार्यक्रम, गरिमामय कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो निश्चित रूप से स्वदेश के विकास में, और जो आपने कहा कि संपादक नाम की संस्था धीरे धीरे गौण होती जा रही है, परंतु स्वदेश सौभाग्यशाली रहा कि वैचारिक रूप से उसका जो मूल्य आधारित पत्रकारिता है उसको उसने हमेशा अक्षुण्ण रखा और प्राथमिकता के क्रम में सर्वोच्च वही रही। और इसका कारण ही रहा कि
प्रारंभ दिनांक से मामा जी का सानिध्य, मामा जी का मार्गदर्शन, मामा जी हमारे संपादक भी रहे, प्रधान संपादक भी रहे और सलाहकार संपादक भी रहे, अलग अलग भूमिकाओं में रहे, लेकिन और पूरे समूह के, चाहे वो इंदौर, ग्वालियर, गुना, सतना, भोपाल, जहां जहां स्वदेश के प्रकाशन प्रारंभ हुए, और उन्होंने पहली प्राथमिकता में यही रखा कि विचार से और मूल्यों से हमें कहीं भी समझौता नहीं करना है, ये पहली शर्त थी। और यही कारण रहा कि वो सत्ता प्रतिष्ठानों के लिए स्वदेश हमेशा ही एक कोपभाजन का केंद्र बना रहा। आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आपातकाल के दौरान स्वदेश इंदौर के समस्त संचालक मंडल मीसा में बंद हो गए थे, संपादक सहित। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो वैचारिक आधार पर मूल्य आधारित पत्रकारिता का संचालन करने का संकल्प स्वदेश का सामने है, और आर्थिक तंत्र यूं भी स्वदेश के लिए कभी बहुत सुलभ नहीं रहे, और आपातकाल में सरकारी विज्ञापन तो बंद हो ही गए थे, यहां तक कि इंदिरा शासन थे कि अगर निजी रूप में भी कोई प्राइवेट एडवर्टाइजर्स स्वदेश को मदद कर रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इस हालात में स्वदेश के समस्त संचालक मंडल जब गिरफ्तार हो जाते हैं, संपादक भी गिरफ्तार हो जाते हैं, यानी स्वयं मामा जी भी मीसा में बंद हो गए थे, तो उन परिस्थितियों में भी स्वदेश का प्रकाशन वहां भूमिगत इंदौर में प्रारंभ हुआ। और ग्वालियर में उस समय श्री राजन शर्मा जी संपादक थे, और वो महीने सप्ताह में 2 दिन इंदौर जाते थे, फिर ग्वालियर आते थे, फिर ग्वालियर जाते थे, फिर इंदौर। उस समय 2 प्रमुख हमारे संस्करण थे, ग्वालियर और इंदौर। और दिलचस्प किस्से से याद आया है कि उस समय जैसा कि मैंने कहा कि आर्थिक रूप से तो कमर लगभग टूट ही चुकी थी, तो देखा यह जाता था कि महीने के आखिर में, सपोज कीजिए आनंद जी की कुल मिला के 5,000 का रेवेन्यू है, 5,000 का रेवेन्यू है, और इसमें हमें अखबार भी छापना है, शाही भी लाना है, लाइट का भी बिजली चुकाना है, और ये कुल मिला के हमारे पास अगर 2,500 रुपये बच रहा है, ये सब अखबार चलाने को लेकर। अब 2,500 रुपये जो सहयोगी हैं उनको तनख्वाहें बांटते, तो तनख्वाह बांटते समय अब ये ARकी का विचार नहीं किया जाता था कि संपादक कौन है और प्रूफ रीडर कौन है, मशीन मैन कौन है और विज्ञापन का प्रबंधक कौन है। देखा यह जाता था कि इसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है। पूरे समूह में बैठ के, उस समय लोग बताते हैं, तब तो हमारा स्वदेश में आने का प्रश्न ही नहीं उठता, और बताया जाता है कि अगर 2,500 रुपए हैं तो इन 2,500 रुपए में अमुक की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, उसके 3 बच्चे हैं, उसको पैसों की ज्यादा जरूरत है, और भले ही वो प्रूफ रीडर है, भले ही वो मशीन मैन है, हेल्पर है, तो उसको 150 रुपए दे दीजिए। लेकिन ये रिपोर्टर है, सौभाग्य से इसके माता पिता कमा रहे हैं, घर में खेती बाड़ी है, तो हम तुझे 50 रुपए देंगे। तो इस भाव से वो 19 महीने स्वदेश का संचालन किया गया, और सभी कार्यकर्ताओं, या हम उनको पत्रकार, विज्ञापन के सहयोगी, प्रसारण के सहयोगी, किसी के मन में ये नहीं था कि ऐसा क्यों, भाई मैं तो बड़े पद पर हूं, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है, पर अगर उसको 25 भी मिल रहे हैं, 50 भी मिल रहे हैं, या नहीं भी मिल रहे हैं, तो भी उन्होंने उन 19 महीनों में स्वदेश का प्रकाशन अखंड रखा। हाँ, इतना जरूर कर दिया गया कि हम सब जानते हैं कि मीडिया में 2 या 3, और अब तो वो 15 अगस्त 26 जनवरी भी धीरे धीरे बंद होती जा रही है, पर चूंकि अब कागज की उपलब्धता कम है, फलानी संकट है, तो वो महीने में 2-3 दिन की छुट्टियां अवकाश घोषित कर दिया जाता था कि आज एकादशी है, आज अमुक जयंती है, तो आज स्वदेश का प्रकाशन नहीं होगा। तो उतना खर्चा कैसे बचा लिया जाए, तो महीने में। अच्छा, फिर संपादकीय को लेकर उस समय के देखा जाए तो इंदिरा गांधी के खिलाफ लिखा नहीं जा सकता था, कांग्रेस के खिलाफ लिखा नहीं जा सकता था, तो उस समय मामा जी की बड़ी अद्भुत लेखनी चली। उन्होंने, अब इंदिरा जी को इंदिरा गांधी का आतंक नहीं कहना या उनकी तानाशाही नहीं कहनी, लेकिन हम रामायण और महाभारत और पौराणिक कथाओं के माध्यम से आज के जो सत्ताधीश हैं उन पर कैसे कटाक्ष कर सकते हैं, कहानियों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से। और उस समय होता यह था कि जो समाचार पत्र प्रकाशित होने वाला है, उन प्रकाशित होने से पहले वहां के जनसंपर्क अधिकारी को अप्रूव कराना पड़ता। तो जब कभी बात होती थी तो कहते थे भैया ये तो राम रावण की हमने बात लिखी है, इसमें हमने इंदिरा गांधी को कहा। तो वो भी समझते, वो भी थे, उनको भी लगता था कि ये सब गलत ही है, पर वो भी मुस्कुरा के उसको अप्रूव करते थे।
पर उन दौर में ये सब भी चला। जहां तक मामा जी का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है, जब वो उनके खिलाफ वारंट निकला, तो मामा जी के बारे में हम सब जानते हैं, ये बात बहुचर्चित है, बहुविदित है, कि उनके पहनावे को देखकर, उनके रहन सहन को देखकर कोई कह भी नहीं सकता था कि वे इतने बड़े श्रेष्ठ विचारवंत हैं, श्रेष्ठ पत्रकार हैं, संघ के प्रचारक हैं, क्योंकि वो बालों में कंघी की तो की, और उनका कुर्ता या धोती वो भी मेली कुचेली ऐसी सी रहती थी, बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से अपन कह सकते हैं जो आज की भाषा में, कि वो रहते थे। तो उनको गिरफ्तार करने के लिए इंदौर प्रेस में उस समय की पुलिस पहुंची, तो उन्होंने कहा किसको यहाँ गिरफ्तार करने के लिए, और मामा जी से पूछा, मामा जी बाहर गेट के ऊपर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि, तो उनसे बात करके आ गए, उन्होंने कहा मामा जी है क्या, उन्होंने कहा देख लो अंदर हो तो हो, तो वो अंदर जाके लौट के भी आ गया, उसको समझ भी नहीं आया कि ये मामा जी। और उन्होंने वहां जाके रिपोर्ट की कि उन्होंने कहा मामा, अरे तुमको मिला कौन, फिर वो बाद में बात चली कि अरे वही तो थे मामा जी। तो इस तरीके से मामा जी ने अपने कर्तव्य का भी निर्वहन किया, और उसी आपातकाल के दौरान ही उनकी धर्मपत्नी का निधन भी हुआ। आपातकाल के दौरान उनकी धर्मपत्नी का निधन भी हुआ, और वो आए, उनका अंतिम संस्कार किया, और वापस फिर उनको पैरोल की अवधि में और भी थी, लेकिन उन्होंने वो उसको अस्वीकार किया, वो वापस आ गए, और जेल से ही अपने वैचारिक अधिष्ठान को उन्होंने गति दी। और उस समय के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी पूरे तन मन से, और यहाँ तक कि धन से भी पूरी चिंता की, और यही कारण रहा कि इतने अवरोधों के बावजूद, इतने दमन के बावजूद स्वदेश का प्रकाशन उस समय भी अखंड रहा। ये एक वास्तव में बड़ी घटना है। और जहां तक एक और स्वदेश के कि वास्तव में समाचार पत्रों और उसकी खबरों को लेकर, उसकी संपादकीय को लेकर, उसके तेवर को लेकर स्वदेश की साख ग्वालियर अंचल में उस समय भी बहुत ज्यादा थी। और आज के जो तथाकथित मुख्य धारा के समाचार पत्र हैं, उस समय भी दैनिक भास्कर और स्वदेश में एक प्रतियोगिता थी, और स्वदेश का प्रसारण उस समय के दौर में दैनिक भास्कर से भी अधिक था, यानी रिमोट एरिया में। और 1984 के दशक में एक श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होती है, और कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत ग्वालियर से माधवराव सिंधिया को अटल जी के खिलाफ प्रत्याशी घोषित करती हैं। सब लोग जानते थे कि पॉलिटिकली जब एक महाराज ग्वालियर में पहली बार एक प्रजा से स्वयं कुछ मांगेगा, क्योंकि आज भी ग्वालियर अंचल में एक राजशाही अभी भी कहीं ना कहीं महसूस की जाती है, और कांग्रेस ने बहुत रणनीतिक तौर पर माधवराव सिंधिया को उस समय अटल जी के खिलाफ प्रत्याशी बनाया था। उसमें उनके अपने गणित थे, उसका अभी बहुत विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह सब जानते थे कि अब अटल जी का यहाँ से विजयी होना लगभग असंभव है, ये स्वयं अटल जी भी जानते थे। परंतु 1984 के उस चुनाव प्रचार में स्वदेश ने जिस तेवर के साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष और अटल जी के पक्ष में वातावरण बनाने का प्रयास किया, तो ये सब जानते थे कि हम इस समय एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव में परिणाम सुनिश्चित हो चुका है कि माधवराव सिंधिया को चुनाव जीतना ही, परंतु स्वदेश ने उन चीजों के, और भविष्य में कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि श्रीमती गांधी की हत्या के बाद एक सहानुभूति लहर भी महसूस की जा रही थी, और उसके हर तरीके से दुष्परिणाम स्वदेश को भोगने पड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि हम विचार के लिए खड़े हैं, तो स्वदेश ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा और अपने भविष्य को भी दांव पे लगाते हुए 1984 के उन चुनाव में भी अपनी भूमिका का निर्वहन किया, और उसका परिणाम आर्थिक रूप से, प्रशासनिक रूप से प्रताड़ना के रूप में स्वदेश को मिला, लेकिन स्वदेश ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। और ऐसे ही जितने और भी आंदोलन हैं, इसमें स्वदेश की भूमिका को आज भी याद किया ही जाता है। अतुल जी, आपने जो है बड़े दिलचस्प बातें जो है वो साझा की। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पत्रकारिता में राष्ट्रीय मूल्यों की बात आती है, या जिसे हम राष्ट्रीय पत्रकारिता भी कहते हैं, तो आज हम देखते हैं कि अक्सर सरकार का, कोई भी सरकार हो सकती है सरकार का, लेकिन जैसे मौजूदा सरकार है, खासकर जो 2014 के बाद से,
केंद्र में नरेंद्र मोदी के जो है उनके नेतृत्व में भाजपा की सरकार आई, उसके बाद भाजपा का बड़ी तेजी से एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ, कई राज्यों में उसकी सरकारें बनी, और जो विपक्षी दल थे वो एक तरीके से एक समय ऐसा था कि पूरी तरह से हाशिए पर सिमट गए थे, और अभी भी हाशिए पर ही है। और तो कुछ जगहों पर जो है वो लोकतंत्र को ताक पर रखकर जो है और हिंसा के माध्यम से जो है वो सत्ता में आने के बाद जो है वो प्रतिपक्षी कार्यकर्ताओं को जो है प्रताड़ना भी दी जा रही है। तो ऐसा भी हो रहा है, जो विपक्षी दल राज्यों में सत्ता में आ रहे हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल का उदाहरण हमारे सामने है, और इससे पहले केरल में भी हिंसा होती रही है लगातार। तो पत्रकारिता में राष्ट्रीय मूल्यों की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो हम देखते हैं कि खासकर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, और इसी बहाने आप डिजिटल पत्रकारिता पर भी अपनी एक टिप्पणी करें, और खासकर स्वदेश के संदर्भ में, कि स्वदेश अब आगे डिजिटल पत्रकारिता को के संदर्भ में जो है किस प्रकार भविष्य के रोड मैप को देखता है और उस रोड मैप पर किस तरीके से काम कर रहा है। और दूसरा, लेकिन इससे पहले महत्वपूर्ण बात यह कि पत्रकारिता में राष्ट्रीय मूल्यों का मुझे ये लगता है कि बहुत ही ज्यादा, जैसे आपने कहा कि क्षरण हो रहा है, और क्विंट और बायर और इस तरीके के जो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अभी न्यूज़ क्लिक का आया हमारे सामने मामला, कि उसमें जो है प्रवर्तन निदेशालय जो है वो भी जांच कर रहा है। खैर वो जांच जब होगी तो बात सामने आएगी, बट कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि पत्रकारिता दो खांचों में बढ़ गई है। और लेफ्ट का तो पहले ही प्रभुत्व था, वामपंथियों का प्रभुत्व था ही, और अब जो है वो सारे गोलबंद होकर, और चाहे उसमें देश, चाहे फेक न्यूज, फेक इंफॉर्मेशन जो है, और ऐसे पत्रकार जो कि पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन जर्नलिज्म माने जाते थे, मुझे नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग, जो कि गलत ट्वीट करते हैं। जिस दिन किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा हो रही थी दिल्ली में, कि एक किसान जो है वो पुलिस की गोली से मारा गया, और 1 महीना सस्पेंड रहने के बाद फिर वापस जो है वो टीवी स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो ये बड़ा जो है क्या स्थिति है पत्रकारिता में राष्ट्रीय मूल्यों की, आपको लगता है, और क्या चुनौतियां हैं, और स्वदेश में जो है वो आप कैसे पत्रकारिता के इन राष्ट्रीय मूल्यों को जो है निभा पा रहे हैं, जो कि एक दूसरों के लिए भी उदाहरण साबित हो सकते हैं? बहुत गंभीर विषय आपने सामने रखा है। स्वदेश का जो आपने डिजिटल वाली बात की, मैं उस पर आऊं, उसके पहले स्वदेश के एक बार और फिर से इतिहास पर जाना चाहूंगा, और उसमें जो राष्ट्रीय चुनौतियां हैं या जो राष्ट्रीय विचार हैं, उसमें स्वदेश ने किस प्रकार अपनी भूमिका अपने प्रारंभिक काल से ही निर्वहन दो तरीके से की। निश्चित रूप से स्वदेश, जैसा कि मैंने कहा कि 1948 में लखनऊ में प्रारंभ होता है, फिर कुछ समय के लिए एक लंबा अंतराल जाता है, वो प्रकाशन खंडित होता है, फिर 1966 में इंदौर, और फिर 1971 में ग्वालियर, फिर 90 में गुना, 91 में सतना, फिर 1999 में झांसी, फिर 2014 में भोपाल, और फिर अब लखनऊ और रीवा। ऐसे एक स्वदेश की यात्रा है। तो ये तो स्वदेश का अपना इतिहास है और स्वदेश की अपनी एक विचार यात्रा है। लेकिन उसके साथ साथ जो आपने बात कही कि स्वदेश ने अपने प्रकाशन में तो राष्ट्रीय विचारों को स्थान देना ही था, क्योंकि ये उसका संकल्प था, उसका अधिष्ठान ही वही है। लेकिन मैं एक चीज और स्वदेश की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण इस रूप में देखता हूं, मैं डिजिटल पे आ रहा हूं, कि स्वदेश पत्रकारिता का एक अघोषित ग्वालियर अंचल में विश्वविद्यालय के रूप में उसको मान्यता मिली हुई। आज देश भर के शीर्षस्थ मीडिया संस्थानों में जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो अमर उजाला हो, चाहे वो जनसत्ता हो, चाहे वो नवभारत टाइम्स हो, या अलग अलग प्लेटफॉर्म हो दिल्ली में, या भास्कर हो, नई दुनिया हो, इन सब में स्वदेश से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए पत्रकार ही वहां पहुंचे हैं। अब आप कह सकते हैं कि वहां की उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, वहां पर आपके सिखाने पढ़ाने का क्या अंतर आता है, परंतु हमने स्वयं, या जब हम संपादक मंडल के साथ या संचालक मंडल के साथ चर्चा करते हैं, तो ध्यान में आता है कि आज उन अखबारों में, चूंकि उनकी प्रारंभिक पाठशाला स्वदेश रही है, तो कहीं ना कहीं विचारों में
उनका वो आज भी तमाम अपनी संपादकीय गाइडलाइन को फॉलो करते हुए भी अपने विचार को किस प्रकार कैप्सूल के माध्यम से देना है, उसका वो भरसक प्रयास करते हैं। और आज जो हम एक समग्र वैचारिक परिवर्तन देखते हैं देश भर में, उसमें निश्चित रूप से कई विविध संगठनों का अपने अपने स्तर पर योगदान है, पर जो मीडिया में जो परिवर्तन आया है उसमें जैसे कि राम सेतु बना, तो उस गिलहरी का योगदान के रूप में भी हम स्वदेश को मान सकते हैं कि आज जो पत्रकार देश भर में स्थापित हुए हैं, अच्छे लेखक स्थापित हुए हैं, वो हम उन नीतियों का अनुसरण करते हुए भी, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जिस अखबार की अपनी संपादकीय जो नीति होगी उसके बाहर तो वो जा ही नहीं सकते, न जाना संभव होता है, परंतु फिर भी जो उनसे संभव होता है वहां पर भी वो वातावरण बनाने का ठीक वैसे ही प्रयास करते हैं। जैसे कि अपने को कहा जाता है कि जो स्वयंसेवक अगर शाखा से 1 घंटे जो सीख लेता है, अगर वो 23 घंटे उसका क्या आचरण है, तो स्वदेश की पाठशाला का असर उन पर वो साफ-साफ दिखाई देता है। और मैं उस वैचारिक परिवर्तन में उन लोगों की भूमिका को भी नमन करता हूँ। जहां तक संपादक संस्था कमजोर होने वाली जो बात आपने कही, निश्चित रूप से जब से अखबार एक कंज्यूमर प्रोडक्ट के रूप में स्थापित हुआ है, उसको हमने साबुन, तेल और एक किसी प्रोडक्ट के भांति बेचना शुरू किया है। और मैं मध्य प्रदेश में खासकर देखूं तो इसका श्रेय शब्द तो गलत होगा, लेकिन अखबार को बाजार बनाने का काम दैनिक भास्कर ने, यहाँ नाम लेके मैं कह रहा हूं कि उन्होंने शुरू किया, और अखबार को एक पूरी तरह से आर्थिक रूप से आर्थिक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। और उसी का परिणाम यह रहा कि उन्होंने अपने, और अकेले भास्कर ही क्यों, ऐसे कई और समाचार पत्र हैं कि आज की तारीख में भी हम देखते हैं कि मीडिया में 2 तरह के वर्गीकरण हैं। एक तो वो जिन्होंने अखबार के दम पर अपने कई बिजनेस खड़े कर लिए, दूसरे वो जिनके अपने व्यापार प्रतिष्ठान थे, उनको बचाने के लिए वो अखबार में आ गए। अभी एक बार ऐसे ही एक केंद्रीय अधिकारी से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि ग्वालियर में आपके कंपटीशन में कौन-कौन से अखबार हैं? तो मैंने कहा कोई नहीं, हम अकेले हैं। तो उनको मेरा जवाब थोड़ा अटपटा सा लगा कि ये क्या कह रहे हैं कि आप अकेले हो? हाँ, हम अकेले हैं। तो उन्होंने क्या मतलब? मैंने कहा हम जिस ट्रैक पे दौड़ रहे हैं उस पे कोई दौड़ ही नहीं रहा। तो निश्चित रूप से हम अकेले ही हुए हैं, क्योंकि बाकी सबका ट्रैक ही अलग है। तो वो कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं, उसकी तुलना कैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि हम अपनी लक्ष्य, अपने रास्ते पर अडिग हैं और उस पे हम लोग सतत आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के कारण धीरे-धीरे संपादक नाम की संस्था को गौण किया गया, और वही संपादक फिर वो प्रबंध संपादक, और प्रबंध संपादक और फिर यूनिट हेड और फिर क्लस्टर हेड, यानी उनके नाम भी बदलते गए। अब संपादक को टारगेट दिए जा रहे हैं। संपादक का काम लाइजनिंग का हो रहा है, और जब संपादक लाइजनिंग करेगा, संपादक मैनेज करेगा, तो निश्चित रूप से संपादक नाम की जो संस्था है, संपादक नाम की जो आसंदी है, वो इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। और यही कारण है कि आज यह सही है कि सूचना क्रांति के दौर में समाचार पत्रों का प्रसार भी बढ़ा है, कई चैनल्स भी आए हैं, 24 घंटे चलने वाले चैनल हैं, परंतु विश्वसनीयता को लेकर एक गहरा संकट आज की इस पत्रकारिता में मैं देखता हूं। और यह विश्वसनीयता का संकट सिर्फ अपने व्यापार को चलाने तक जाता, तब भी शायद ही कहूंगा, तब भी शायद एक बार को मान लिया जाता कि चलो 4 व्यापार हैं तो एक व्यापार ये भी हो गया पत्रकारिता, जबकि अलबत्ता उसे कभी भी नहीं होना चाहिए था। पत्रकारिता व्यापार तो हो ही नहीं सकती। पत्रकारिता अगर जिसको पत्रकारिता के माध्यम से या किसी को धन कमाने की और अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने की इच्छा है, तो निश्चित रूप से उसे पत्रकारिता को तो चुनना ही नहीं चाहिए। परंतु थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि इसको भी एक बिजनेस के रूप में देखा जाए, पर वो अब बिजनेस से भी आगे होके जिस प्रकार अराष्ट्रीय विचारों के साथ साठगांठ कर रही है, जैसे आपने न्यूज क्लिक का बात की या और जो पोर्टल हैं, तो उसके चलते वास्तव में इस सूचना क्रांति के युग में आज जो पत्रकारिता के जो खतरनाक दुष्परिणाम हमें दिख रहे हैं, क्योंकि वास्तव में वो पत्रकारिता के वेश में पत्रकारिता कर रहे हैं, वस्तु तो पत्रकार है ही नहीं। उनके अपना एक एजेंडा जर्नलिज्म नाम दें या उनके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं,
चाहे वो वामपंथी हो सकते हैं, चाहे वो विदेशों से प्रभावित ताकतें हो सकती हैं, तमाम तरह के एनजीओज हैं जो पत्रकार के रूप में सूचना संप्रेषण का जो कार्य कर रहे हैं, वो वस्तुतः सूचनाएं न होकर देश को तोड़ने के लिए, देश को में एक अराजकता पैदा करने के लिए, देश में भ्रम पैदा करने के लिए। अभी देश भर में किसान आंदोलन के नाम पर कितने किसान आज वहां दिल्ली की सीमाओं पर हैं, सब जानते हैं। पर उनको लेकर जिस प्रकार से वातावरण खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, और कहीं किसी जगह पे हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो अखलाक की मौत होती है, वो एक सीट के विवाद को लेकर होती है, पर उसको किस प्रकार सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसे एक नहीं दर्जनों उदाहरण मीडिया अपनी साख धीरे 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 क्रमशः खोता जा रहा है, और उससे वो बेखबर है। और उससे कई जो नई पौध है पत्रकारिता में जो आ रही है, वास्तव में उनके पास उतने तथ्य नहीं है, वास्तव में उनके पास वो सूचनाएं नहीं है, और वो इन सब सूचनाओं से कहीं ना कहीं प्रभावित तो होते ही, और उसके चलते एक वातावरण दूषित होता है। और यही ध्यान में रखते हुए स्वदेश ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी काफी एक्टिव किया है, और आज हमारा अपना फेसबुक अकाउंट, ट्विटर, और इस पर लगभग महीने के हमारे 10 लाख हिट्स और व्यूज आते हैं। और इसको लेकर जो आपने जैसे नाम भी लिया है कि राजदीप सरदेसाई हैं, बरखा दत्त हैं, या और भी ऐसे तमाम जो एजेंडा जर्नलिस्ट कहे जा सकते हैं, जिनका वो क्या लिखने वाले हैं उनका नाम देख के ही अपन अंदाज लगा सकते हैं, और वो क्यों लिख रहे हैं ये भी सबको पता रहता है। परंतु उनकी काट कैसे की जाए, उनको किस प्रकार से उत्तर दिया जाए, इसको हम अपने अखबार में तो स्थान देते ही हैं, साथ ही पोर्टल पर भी उसको तत्काल किस प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से रिस्पॉन्ड दिया जाए, तत्काल हम अपने पोर्टल पर उन्हीं घटनाओं का जो वास्तविकता है उसको किस प्रकार दिया जाए। इसके 2 उदाहरण देता हूँ, वो सीधे डिजिटल के तो नहीं जुड़े, परंतु हमारा आगरा एडिशन की में 2 हाल ही की घटनाएं, उसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि चेन्नई में एक बार बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी, आज से कुछ वर्ष पूर्व। जिस समय ये चेन्नई में बाढ़ आई थी, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने हमेशा की तरह ही अपनी प्राकृतिक आपदा में लोगों की मदद के लिए काम किया, वो खैर अलग विषय। इसी बीच उत्तर प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष निर्मल खत्री, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया, और वो वायरल किया, वो ये किया कि संघ के स्वयंसेवक बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री देने के नाम पर उनको लूट रहे थे, और पुलिस उनकी डंडे से पिटाई कर रही थी। ये उन्होंने उस समय वीडियो वायरल किया। उस वीडियो को देखते ही हमारी आगरा की टीम ने और ग्वालियर की टीम ने उसको पकड़ा, समझा, क्योंकि उस समय जो उत्तर प्रदेश पुलिस भी साफ लिखी हुई थी, और जो घटना थी वो भी ध्यान में आ रही थी। उत्तर प्रदेश के एक दुकानदार का मैं नाम बोल रहा हूँ, वो भी साइन बोर्ड साफ दिखाई दे रहा था। उस वीडियो की सच्चाई मालूम करने की कोशिश की, तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठनों ने एक प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में का वो वीडियो था जिसमें ये पिटाई, यानी उनको उनके साथ निरंकुशता पुलिस की थी। उस वीडियो को करके उन्होंने उसको चेन्नई से जोड़ दिया कि चेन्नई में इस प्रकार संघ के स्वयंसेवकों की पिटाई हुई। उसकी हमने पूरी सच्चाई अपने पोर्टल पर भी और अखबार में भी दी, और बाद में निर्मल खत्री के खिलाफ FIR दर्ज हुई। तो और उसको बाद में राष्ट्रीय अखबारों ने भी उसको फिर बाद में कवर किया, दिल्ली के सारे अखबारों ने। ऐसी ही घटना एक और होती है, वो चुनाव का दौर था। वो चुनाव का दौर था और आगरा में एक युवा दंपत्ति सम्मेलन को परम पूज्य सरसंघ चालक जी संबोधित करने वाले थे। उनका संबोधन था दोपहर 3 बजे। सौभाग्य से, संयोग से मैं उस दिन मैं आगरा में ही था। 3 बजे वो कार्यक्रम होने वाला है, और 2 बजे झांसी के एक पोर्टल पर परम पूज्य सरसंघ चालक जी क्या भाषण देने वाले हैं, वो 2 बजे वही बता देते हैं। और उसमें वो ये चलाते हैं कि सरसंघ चालक जी ने ये कहा है कि महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती। कार्यक्रम आप फिर देखिए, 3 बजे होने वाला है, 2 बजे उस पोर्टल पर वो समाचार चलने लगता है। हमने उसको तत्काल संज्ञान में लिया, और भोपाल, ग्वालियर और झांसी तीनों के तार जोड़ते हुए
बताया कि ये भाषण जो हुआ नहीं है, इनको 2 बजे किसने दे दिया और उन्होंने बोला क्या है, ये तो 3 बजे का भाषण तो वहां के कार्यकर्ताओं को और आयोजकों को ही नहीं मालूम, इनको 2 बजे किसने बताया। तो वो चलाने वाले बसपा के एक कार्यकर्ता ही थे, बसपा के पदाधिकारी थे, उनके खिलाफ भी बाद में एफआईआर। इसी तरह से चाहे वो चीन में हिंदुत्व पर एक शोध हो रहा है, उसकी पहली खबर हम लोगों ने ब्रेक की। तो ऐसी कुछ घटनाएं, राम मंदिर का मैं एक बड़ा अनोखा उदाहरण आपको देता हूं, हालांकि थोड़ा विषयांतर हो रहा है, पर मैं अपना मोह संवरण कर नहीं पा रहा उस घटना को लेके। आज तो सूचना क्रांति है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, मेल है, दुनिया भर के साधन है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना होती है तो अरुण जी उसको विद इन नो टाइम हमारे पास वो आ सकती है। और 1992 में जब बाबरी ढांचा धराशायी हुआ, ग्वालियर और अयोध्या की दूरी लगभग 350-400 किलोमीटर की दूरी पर है। ठंड के दिन थे। क्या आप अपन कल्पना कर सकते हैं कि 350-400 किलोमीटर दूरी से चलकर ग्वालियर में फोटो आए और दूसरे दिन स्वदेश में प्रकाशित हो जाए? पर ये स्वदेश में किया। उस समय हमारे जो चीफ रिपोर्टर थे वो प्रभात जी झा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, वो मोटरसाइकिल से, और उस दौरान जितनी यानी उस समय कितनी सिक्योरिटी थी, कितना खतरा था, वो मोटरसाइकिल यानी वो कैमरा लेके ही अयोध्या गए थे और उन्होंने वहां पर फोटो खींचे। और वहां से अयोध्या से चल के रात को 10:30-11 बजे हम लोग उस समय न्यूज रूम में ही थे और हम सब देख के बड़े खुश भी हुए और उनका समर्पण, उनका परिश्रम देखकर हमको लगा भी कि देखिए वो उस समय ये फोटो लेके आए और स्वदेश में दूसरे दिन प्रकाशित हुए। और जो देश के अपने आप को बहुत साधन संपन्न अखबार समझते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बड़ा चौंकाने वाली बात थी कि इनके पास ये फोटो आ कहां से गए। परंतु वो संभव सिर्फ इसलिए हुआ कि स्वदेश में वो एक स्पिरिट काम करने की कि मेरे अखबार में ये खबर पहले आनी चाहिए और वो ढांचा गिरने का बिल्कुल पहला गुंबद कैसे गिरा, दूसरा कैसे गिरा, तीसरा पूरा यथावत हमारे यहाँ प्रकाशित हुआ। तो यही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी हमारे यहाँ जो पूरी टीम है उनको ये कहा हुआ है और निश्चित रूप से इसमें आप सब जैसे सीनियर लोगों का भी हमको भरपूर सहयोग मिलता है और इनपुट भी हमें समय पर मिलते हैं। और जैसे ही कोई घटना देश भर में कहीं होती है तो उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, फैक्ट चेक फाइल जैसे को अपन कहते हैं, वहां पर अपन तत्काल क्या दे सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि अखबार का प्रकाशन तो दूसरे दिन होगा। लेकिन इस बीच हम घटनाओं को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसमें सच्चाई क्या है, उसको देने का भरपूर प्रयास डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी स्वदेश कर रहा है और उसको और भी राष्ट्रीय फलक पर ले जाने का विचार है, जिसको हम धीरे धीरे गति देने का प्रयास करेंगे। चलते चलते एक अंतिम प्रश्न और अतुल जी, कि जो भी नए लोग पत्रकारिता में आ रहे हैं, युवा लोग जो पत्रकारिता में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है कि किस तरीके से जो है वो, जैसे मेरे जो पहले संपादक थे वो एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे कि एक संपादक की तनख्वाह जो है वो एक जो है वो विदेशी बैंक के, उस समय 1-2 विदेशी बैंक ही थे 90 के दशक में, तो एक विदेशी बैंक के क्लर्क की तनख्वाह एक संपादक से जो है वो ज्यादा होती है। तो अब आप ये तय कर लीजिए कि आपको जो है वो किसी विदेशी, मैं इसमें कोई क्लर्क कोई डेरोगेटरी वो नहीं है, पर ये आपको तय करना है कि आप संपादक जो है वो बनेंगे कि नहीं। और वो मजाक में ये भी कहा करते, मजाक क्या मतलब, वो जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे तो वो कहते थे कि देखो 2 महीने बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अब तुम अभी भी करना चाहते हो पत्रकारिता, क्योंकि 2 महीने इंटर्नशिप के बाद उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि 35 की उम्र में ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, 40 की उम्र में डायबिटीज, ठीक है ना, 45 की उम्र में पहला हार्ट अटैक, ठीक है, और अगर इसके बावजूद करने की अगर बड़ा ग्रोलिंग शेड्यूल है और जेब में कभी सफिशिएंट पैसे नहीं होंगे, ठीक है ना, और नौकरी की असुरक्षा का तो भाव जो है वो रहेगा ही रहेगा, और सोशल लाइफ तुम्हारी कोई नहीं होगी, क्योंकि जब सब लोग घर पहुंच जाते हैं उस समय न्यूज रूम में, अखबारों में काम शुरू होता है, और अब तो 24/7 है, खासकर मोबाइल फोन और इंटरनेट आ जाने के बाद।
तो जो युवा आते हैं, मैं भी कई बार जर्नलिज्म के कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में जब जाता हूँ और इंटरेक्ट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि एक ये ग्लैमर जो पत्रकारिता का है वो अट्रैक्ट करता है। और खासकर टेलीविजन की जो स्क्रीन प्रेजेंस है, मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे जो है वो एंकर्स बनना चाहते हैं। और थोड़ा पढ़ने लिखने का इसलिए थोड़ा सा, जिसको आप कहते हैं कि संस्कार भी कम हुआ है पत्रकारिता में, जो आ गए हैं उनका तो बहुत ही खराब हो रहा है संस्कार ज्यादातर जगहों पर। मैं एक और चीज ये कहता हूँ कि भाई आखिरी बार बड़ा रेयर सीन है, बहुत ही अपवाद स्वरूप ही अब ऐसा लगता है कि किसी पत्रकार के हाथ में आपने कोई किताब देखी हो या किताबों पर कोई चर्चा हो रही हो। आप इतने टेलीविजन चैनल्स हैं, मेरे विचार में कुछ एक आध में ही शायद होगा, नहीं तो किसी पे कोई पुस्तकों पे चर्चा करने के लिए कोई ऐसा शो नहीं है। ज्यादातर अखबारों में से पुस्तकों पर चर्चा करने के लिए जो कॉलम थे पुस्तक समीक्षा वाले, वो यहाँ तो औपचारिकता भर रह गए हैं या समाप्त कर दिए गए हैं। तो जो युवा पत्रकारिता में आना चाहते हैं या अभी अभी आए हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है, ये एक आखिरी प्रश्न है। आपने अपनी बातचीत में अंतिम हिस्से में जो बात कही, मैं अपनी बात दरअसल जैसे ही आपने युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, तो वो बात आपने उसको स्पर्श किया, संकेत भी किया। निश्चित रूप से पत्रकारिता तकनीक से बहुत समृद्ध हुई है पिछले एक दशक, और वो तेजी से होती जा रही है, और ये बहुत अच्छा पक्ष है। तकनीक का विरोध करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। तकनीक के माध्यम से जो सूचना संप्रेषण की क्रांति है, उसका हम सबको बहुत लाभ भी हुआ है, परंतु तकनीक पत्रकारिता नहीं है। और तकनीक जिस तरीके से हावी हुई है, कि लैपटॉप, व्हाट्सएप और मेल, उसके बाद जो पढ़ने का जो संस्कार गया है, पढ़ने का जो अभ्यास गया है, वो आज की पीढ़ी में मैं बहुत गहराई से महसूस करता हूँ, और कई बार दुख भी प्रकट करता हूँ, चिंता भी प्रकट करता हूँ। और जो हमारे यहाँ नए पौध, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि स्वदेश में पत्रकारिता की एक नर्सरी ही है। लोग यहाँ पर लगभग 5-6 पत्रकार हमेशा औसतन अघोषित ट्रेनिस के रूप में आते ही। पर जो मैं अनुभव पिछले कुछ सालों में देख रहा हूँ कि आप किसी पत्रकार की, यानी हमको अपना याद है कि हमारी कॉपी को हमारे सीनियर 2-2, 3-3 बार फाड़ के फेंक देते थे, नाराज होकर कि इसको फिर से लिख के लाओ, और हम लिख के लाते थे। पर आज अगर मैं किसी ट्रेनिस को कहता हूँ कि इसमें ये गलती है, इसको दोबारा करो, तो वो या तो उसको करने की इच्छा नहीं होती, या वो कहता है सर आप ही कर लो। यानी दोबारा लिखने की उसकी मानसिकता ही नहीं बन रही, और वो बन इसलिए नहीं रही कि उसके पास वास्तव में शब्दों की बहुत कमी है। और शब्दों की कमी इसलिए है कि वो पढ़ता ही कम है, पढ़ने का उसका अभ्यास ही चला गया है। वो अपनी ही लिखी खबर को दोबारा पढ़ने से परहेज कर रहा है। आज के अखबार में, अपने अखबार में क्या संपादकीय प्रकाशित हुई है उसको नहीं पता, पहले पेज की लीड क्या है उसको नहीं पता। अपने बगल के बीट के रिपोर्टर ने, अगर उसकी रेलवे की बीट है और वो कोई पॉलिटिकल इवेंट है, तो उसको पूछ लो, तो वो जवाब ये नहीं देता कि उसमें क्या हुआ, वो ये कहता है सर मेरी बीट में नहीं। तो वो अपनी ही बीट के अलावा किसी और की बीट की खबर पढ़ने में भी उसको पास समय नहीं। तो ये पढ़ने का जो अभ्यास जा रहा है, ये वास्तव में बहुत खतरनाक है और बहुत चिंता का विषय। हम किस प्रकार लोगों को, और जो आपने कहा कि हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हमने अपने यहाँ धीरे धीरे एक लाइब्रेरी पहले भी थी, उसको और व्यवस्थित रूप से दे के कि कम से कम आप 4 घंटे लिख रहे हैं तो 1 घंटे तो पढ़िए। बल्कि आवश्यक तो ये होता है कि आप 10 पेज पढ़ें तब 1 पेज लिखें। हमारे जो वरिष्ठ हैं वो तो हमसे ये सलाह देते थे कि आप जब 10 पेज पढ़ लेते हैं तब आप 1 पेज लिखने की योग्यता कहीं बना सकते हैं। अब वो 10 और 1 का रेशो तो बड़ा मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको 10 पेज लिखना ही है तो कम से कम 1 पेज तो पढ़ लो। पर वो भी करने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय आज के युवा पीढ़ी के लिए है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अगर वो पत्रकारिता में आना चाहते हैं तो एक पढ़ने का अपना अभ्यास जरूर बनाएं, नियमित रूप से पढ़ें, कोई अच्छा नॉवेल पढ़ें, कोई अच्छी किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, कोई एक अच्छे कालखंड को लेकर और उसका विषय पूर्वक और गंभीरता से अध्ययन करें। आप देखेंगे कि उनकी कलम स्वतः ही निखरेगी, उनकी बातचीत में वो ध्यान में आएगा कि ये लोग पढ़ रहे हैं।
पर आज वो धीरे धीरे पढ़ने का उनका अभ्यास कम होना। दूसरा, जो आपने कहा कि ग्लैमर को देख के आना, एक अच्छा सा कोटेशन ही है कि कहते हैं कि कीर्ति कन्या आज तक कुंवारी है, कीर्ति कन्या आज तक कुंवारी है, जो उसके पीछे भागता है उसका वो वरण नहीं करती, और जो उसकी परवाह नहीं करता उसके पीछे वो वरमाला लिए पीछे दौड़ती रहती है। कहने का आशय ये है कि पत्रकारिता में जो आ रहे हैं वो ये ना सोचें कि हमें नाम कैसे मिलेगा, वो तो अपने आप मिलने ही वाला है। उसमें वो अच्छा काम करेंगे तो वो चाहे न चाहे उनको प्रसिद्धि, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी मान प्रतिष्ठा ये स्वाभाविक रूप से होने वाली है। पर वो पहले दिन से ही ये सोचें कि हमको लोग जानने लगे, हमको लोग पहचानने लगे, हमको लोग नमस्कार करने लगे, हमको लोग आदर देने लगे। तो इसके पीछे जब वो भागना शुरू करता है तो अपने मूल कर्तव्य से, मूल कार्य से भटकता है, और यही आगे चलकर उसको कहीं निराशा में भी तब्दील करती है। क्योंकि वास्तव में अगर वो बहुत पैसा कमाने की चाह में पत्रकारिता में है तो वो गलत दिशा चुन रहा है। अगर वो सिर्फ एक प्रतिष्ठा और अपना रुतबा जमाने के लिए पत्रकारिता में आना चाह रहा है तो उसको चाहिए कि वो पत्रकारिता को नमस्कार करके कहीं और अपना भविष्य तलाशे। परंतु अगर वो ये दोनों चीजें छोड़ रहा है तो आज सौभाग्य से पत्रकारों को लेकर आर्थिक रूप से बहुत असुरक्षा तो है, और कोरोना में तो ये बहुत ज्यादा महसूस की गई कि बड़े-बड़े अखबार समूह ने अपने पत्रकारों को, जो उनके यहाँ 10-10, 20-20 साल से कार्य कर रहे थे, उनको बिना किसी पूर्व सूचना के बहुत बेदर्दी के साथ उन्होंने निकाला। वास्तव में पत्रकारों से मूल्यों की अपेक्षा तो की जाती है। आपने भी कहा कि चलते-चलते ये उत्तर बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, परंतु पत्रकारों से मूल्यों की अपेक्षा, पत्रकारों से वो सारी अपेक्षाएँ होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपने वो प्रोफेशन चुना है जो समाज को दिशा देता है, समाज को दिशाबोध कराता है। तो इसलिए उसकी चुनौतियां तो आपको स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, करनी ही चाहिए। परंतु पत्रकार भी एक समाज का व्यक्ति ही है, उसका भी अपना एक परिवार है, तो उसकी भी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उसकी चिंता प्रबंधन को और समाज को भी उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। नहीं तो थोड़ा-सा विषयांतर होगा। हम जानते हैं कि द्रोणाचार्य और विश्वामित्र, इन दोनों में मौलिक अंतर कुछ नहीं था। दोनों ही ऋषि ऋषि थे, दोनों ही ब्रह्मर्षि थे। लेकिन विश्वामित्र जब यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ से कहते हैं कि मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए, तो दशरथ को देने पड़ते हैं। लेकिन जब वही द्रोणाचार्य ये देखते हैं कि मैं ब्रह्मर्षि हूँ, सब शस्त्रों का ज्ञाता हूँ, सब वेदों का ज्ञाता हूँ, लेकिन मेरे अपने इकलौते पुत्र को दूध के लिए अगर उसकी उनकी पत्नी या अश्वत्थामा की माँ आटे को घोल करके दूध बना के पिलाती है, तो द्रोणाचार्य का अधःपतन होता है, और वही द्रोणाचार्य एक प्राइवेट ट्यूटर कौरवों के दरबार में बनते हैं। तो निश्चित रूप से इस तत्कालीन समाज पर भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि उन्होंने उस द्रोणाचार्य की ऐसी दुर्गति देखी, महसूस की, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि इतने श्रेष्ठ गुरु को भी अधःपतित होना पड़ा। आज जो पत्रकारिता में है, मैं आज मूल विषय पे लौटूं कि वास्तव में पत्रकारों से अपेक्षाएं बहुत स्वाभाविक होनी ही चाहिए, परंतु पत्रकार की भी जो न्यूनतम आवश्यकता है उसकी चिंता प्रबंधन को भी करनी ही चाहिए। अन्यथा हम उनसे जो अपेक्षाएं कर रहे हैं वो अपने दायित्वों का ठीक-ठीक निर्वहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन पत्रकार भी सिर्फ सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए और अपने बहुत आर्थिक साम्राज्य के लिए अगर इस पत्रकारिता में आते हैं, तो वो न सिर्फ देश के साथ, समाज के साथ और स्वयं के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। वे आए इस क्षेत्र में, क्योंकि वास्तव में पत्रकारिता वह क्षेत्र है जो समाज के प्रत्येक क्षेत्र को स्पर्श करती, और आज के इस युग में पत्रकारिता की आवश्यकता, क्योंकि पत्रकारिता अब सिर्फ समाचार पत्र और चैनल के माध्यम से नहीं, सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है, और अपने अपने लोगों के यूट्यूब चैनल हैं। अब आपका मैं लंबे समय से स्वयं का ही चैनल देख देख रहा हूँ कि आप पत्रकारिता के माध्यम से आप कुछ और विषय भी पकड़ सकते थे, जिनकी शायद टीआरपी बहुत ज्यादा होती, जिनसे शायद मोनेटाइजेशन बहुत बड़ा होता, परंतु आपने वो छोड़कर जिन विषयों को लेकर आप समाज के बीच जा रहे हैं, तो हम अगर वो करते हैं
जिनके लिए आपने इस प्रोफेशन को चुना है। क्योंकि वस्तुतः अगर आप पत्रकारिता में हैं तो आप देश को दिशा देने के काम के लिए ही हैं, और ये बोध, इस दायित्व का बोध आपको होना चाहिए, तभी आप आएंगे। तो निश्चित रूप से आप अपने लिए भी एक मन में संतुष्टि रख सकते हैं कि हाँ, हमने समाज के लिए कुछ करने का प्रयास किया, और देश को भी आप एक सही दिशा में ले जाने का जो युग धर्म है, जो आपका युगानुकूल कर्तव्य है, उसमें भूमिका निभाने का प्रयास किया। अतुल जी, आपने इतना समय निकाला और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि जो लोग स्वदेश की कॉपी जो है, वो फिजिकल कॉपी जो है वो नहीं उनके तक, अगर मान लीजिए वो किसी दूसरे, वैसे तो ज्यादातर जगह पर जा रही है जैसे बताया अतुल जी ने, और उनके कार्यालय से आप संपर्क करके जो है आप सब्सक्रिप्शन भी हम मतलब उसका करवा सकते हैं। हम कुछ जो रेलिवेंट डिटेल्स हैं वो इस वीडियो के जो सब्सक्रिप्शन जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको इस संबंध में जो है कुछ संपर्क सूत्र, कुछ संपर्क के लिए नंबर और ये सारी जानकारी भी रहेगी। साथ ही हम इसके डिस्क्रिप्शन में आप ये भी देख सकते हैं कि स्वदेश का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका यूआरएल क्या है। आपके पास स्वदेश के सारे संस्करणों के ई पेपर्स जो हैं वो भी उपलब्ध हैं, तो आप ई समाचार पत्र भी अपने मोबाइल फोन या अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप पर या और किसी भी ऐसे इक्विपमेंट पर देख सकते हैं आप, जो अगर आपके पास कोई टैब है। और अगर आप स्वदेश के लिए लिखना चाहें तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम नीचे एक संपर्क के लिए एक ईमेल आईडी देंगे, आप अपने लेख वहां पर भेज भी सकते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नियमित रूप से नोटिफिकेशन भी मिलेंगे जब जब हम इस वीडियो चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर कुछ नए वीडियोस अपलोड करेंगे। और हमारी एक वेबसाइट है www.thenationalistview.com। आप जो अगर टेक्स्ट में रिसर्च और रेफरेंस मटेरियल देखना चाहें, शोध और संदर्भ की सामग्री देखना चाहें, तो आप इस वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कोई भी चीज डाउनलोड करके और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जल्दी ही हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे अपने अगले एपिसोड के अंदर। और तब तक हमारी ओर से दर्शकों का भी धन्यवाद कि उन्होंने इतना धैर्य दिखाया और इस वीडियो को देखा। नमस्कार। नमस्कार।